पिछले पार्ट के आगे की कहानी की शुरुआत में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें माइकल किसी के लिए एक अंगूठी खरीद रहा था। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम माइकल को देखते हैं जो डॉक्टर सारा के पास अपने मेडिकल चेकअप के लिए आया था। वहाँ दोनों के बीच बातचीत होती है और बात करते हुए दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए, लेकिन तभी एक नर्स ने आकर उन्हें डिस्टर्ब कर दिया, जिसके बाद सारा किसी काम के लिए वहाँ से चली गई। तब माइकल मौके का फायदा उठाकर अपने अगले स्टेप पर लग गया। वो फिर से टूथपेस्ट में केमिकल भरकर लाया था जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा था। वो फिर से उस केमिकल को अस्पताल में बने सीवर में डाल देता है। फिर वो अपने बाकी प्लान को चेक करता है और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सभी कैदी सेंट लुइस बिल्डिंग में काम कर रहे थे। तब टी बैग और सी नोट किसी बात को लेकर आपस में झगड़ा करने लगे। तभी लिंकन बीच में आकर दोनों को शांत करता है। इसके बाद सी नोट जॉन अब्रूजी के पास जाकर उसे काम करने कहता है, क्योंकि अगर किसी ने उसे बैठा हुआ देख लिया तो हो सकता है कि शायद उनका काम बंद करवा दिया जाए। तभी सुक्रे जल्दी से अंदर आकर गार्ड के आने की खबर देता है। ये सुनते ही सभी लोग उनके खोदे हुए गड्ढे को छुपाने में लग गए। कुछ देर बाद गार्ड आकर माइकल को बताता है कि उसकी वाइफ उससे मिलने आई है। ये सुनकर सब हैरान हो गए क्योंकि किसी को नहीं पता था कि माइकल शादीशुदा है। आगे हम माइकल की वाइफ को देखते हैं जो उससे मिलने जेल में आई थी, जो कोई और नहीं बल्कि माइकल की दोस्त मारी क्रूज है। तब बेलिक उससे बात करते हुए तलाशी लेता है, जिसके बाद मारी क्रूज अंदर चली गई, लेकिन बेलिक को लग रहा था कि उसने मारी क्रूज को पहले भी कहीं देखा है। आगे मारी क्रूज माइकल से मिलती है और हमें पता चलता है कि वो माइकल की वाइफ नहीं है, बल्कि माइकल ने उसे अमेरिकन सिटीजनशिप दिलवाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी और तब से दोनों बस अच्छे दोस्त है। कुछ देर बात करने के बाद मारी क्रूज माइकल को सबकी नजर से बचाकर एक क्रेडिट कार्ड देती है जो माइकल ने ही मंगवाया था। क्रेडिट कार्ड देने के बाद वो वहाँ से जाने लगी। तब माइकल उसे बाहर तक छोड़ने गया और बेलिक के सामने मारी क्रूज माइकल के गाल पर गुड बाय किस करती है ताकि किसी को उस पर शक न हो। लेकिन ये सीन डॉक्टर सारा ने भी देख लिया था और उसे पता चल गया कि माइकल शादीशुदा है। मारी क्रूज के जाने के बाद माइकल फिर से गार्ड के पास चेकिंग के लिए जाता है, लेकिन गार्ड को उसके पास कुछ नहीं मिलता क्योंकि उसने क्रेडिट कार्ड अपने कपड़ों में छुपा लिया था और गार्ड उसके कपड़े उतार कर उसकी बॉडी को चेक कर रहे थे। आगे सुक्रे माइकल से पूछता है कि उसने अपनी शादी के बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया, लेकिन माइकल कोई जवाब नहीं देता और कहता है कि वो सही समय आने पर सब बता देता। अब टीम के लोग उससे आगे के प्लान के बारे में पूछते हैं। तब माइकल बताता है कि वो बहुत जल्द शॉपिंग करने बाहर जाने वाला है, लेकिन असल में माइकल एक सीक्रेट प्लान पर काम कर रहा था। दरअसल मारी क्रूज ने उसे जो क्रेडिट कार्ड दिया था वो क्रेडिट कार्ड नहीं बल्कि एक गेट पास था जो माइकल ने जेल में आने से पहले ही बनवा लिया था और उसे मारी क्रूज के पास संभाल कर रखा था। फिर माइकल उस गेट पास का इस्तेमाल करके एक स्टोरेज रूम में पहुंच गया जहां जेल में आए कैदियों का सामान रखा जाता है। थोड़ी खोजबीन के बाद माइकल को उसका सामान मिल गया, लेकिन तभी उसने देखा कि उसकी घड़ी सामान में से गायब है। ये देखकर माइकल को बहुत गुस्सा आता है। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका और निक को देखते हैं जो सबूत इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सारी सच्चाई पता चलने के बाद अब वेरोनिका चुप नहीं रहना चाहती। तब निक उसे समझाता है कि ये केस बहुत बड़ा है और इसमें करोड़ों डॉलर और सरकार के बड़े लोग शामिल है। निक कहता है कि जो भी इस केस की तह तक जाने की कोशिश करेगा वो जिंदा नहीं बचेगा। अब जैसा कि हमने पिछले वीडियो के एंड में देखा था कि क्वीन निक और वेरोनिका को मारने के लिए उनके सीक्रेट घर तक पहुंच गया था, लेकिन वो घर में जाने के लिए रात होने का इंतजार करता है और रात होने के बाद वो अपने चेहरे पर घाव के निशान बनाता है। इसके बाद क्वीन उनके घर पर जाकर बताता है कि उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया और उसे काफी चोट लगी है ताकि वो लोग उसकी मदद करने के लिए उसे अपने घर में आने दे, और होता भी वैसा ही है। लेकिन अंदर आते ही क्वीन ने निक के पीठ पर शूट कर दिया और बेचारा निक घायल होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद क्वीन वेरोनिका और एलजे को बंदी बनाकर उनके हाथ पैर बांध देता है। फिर वो वेरोनिका के पास जाकर लिंकन के केस के बारे में जानने की कोशिश करने लगा, लेकिन वेरोनिका उसे कुछ नहीं बताती। इसीलिए वो एलजे के पास जाकर लिंकन के बारे में पता करने की कोशिश करता है, लेकिन एलजे को इस बारे में कुछ नहीं पता था, इसीलिए एलजे उसे कुछ नहीं बता पाता। अब आखिर में क्वीन निक के पास गया और उससे भी यही सवाल किया। तब निक एक बड़ी सी लकड़ी उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो उस लकड़ी को उठा नहीं पाता। तब क्वीन बताता है कि उसने निक को एक खास जगह पर गोली मारी है जिसकी वजह से उसके दोनों हाथ काम नहीं कर सकते। तब भी निक क्वीन के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देता। तब क्वीन राज खोलता है और हमें पता चलता है कि निक को भी किसी ने हायर किया है ताकि वो वेरोनिका पर नजर रख सके। और जैसा कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेरोनिका के घर से सीसीटीवी फुटेज की वीडियो गायब हो गई थी, दरअसल वो भी निक ने ही चुराई थी। वही दूसरी तरफ हम वेरोनिका को देखते हैं जो अपने हाथ खोलने के लिए आग के पास जाकर उसके हाथ पर बनी रस्सी को जलाने की कोशिश करने लगी, लेकिन कुछ देर बाद क्वीन उसके पास आ जाता है, इसीलिए वो उसके आने से पहले अपनी जगह पर बैठ गई। क्वीन वेरोनिका के पास जाकर अपने बारे में बताने लगा और साथ में ये भी बताता है कि उसके फियांस सेबेस्टियन को भी उसी ने मारा है और उसकी मौत की जिम्मेदार वेरोनिका ही है। ये सुनने के बाद वेरोनिका रोने लगी। आगे क्वीन वेरोनिका से फिर से एक बार लिंकन के बारे में पूछने लगा, लेकिन वेरोनिका ने उसे कुछ भी बताने से मना कर दिया। तब क्वीन ने उसे टॉर्चर करने के लिए वहाँ रखी लालटेन उठाई, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेरोनिका ने अपने हाथ खोल लिए थे। वो जल्दी से चेयर उठाकर क्वीन पर हमला कर देती है, जिससे क्वीन घायल होकर वही गिर गया। इसके बाद वेरोनिका जल्दी से एलजे को खोलती है। फिर दोनों निक के पास जाकर उससे कार की चाबी लेते हैं। तब वेरोनिका ने एलजे को कार स्टार्ट करने कहा और खुद निक
को उठाने गई। उधर एलजे कार में बैठकर बस उसे स्टार्ट करने ही वाला था, तभी क्वीन बाहर आकर उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगा। इसीलिए एलजे को अपनी जान बचाने के लिए कार से उतरकर जंगल में भागना पड़ा। तब क्वीन भी उसका पीछा करते हुए जंगल में जाता है। तभी वेरोनिका भी एलजे को बचाने के लिए जंगल में पहुंच गई, लेकिन उसका सामना क्वीन से हो गया। क्वीन वेरोनिका को शूट करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वेरोनिका का ध्यान वहाँ बने एक कुएं पर गया जो लकड़ियों से ढका हुआ था। वेरोनिका क्वीन को उस कुएं में गिराने वाली थी, क्योंकि वो कुआं क्वीन के सामने ही था, लेकिन क्वीन ने उस कुएं को पहले ही देख लिया था, इसलिए वो वहीं रुक गया। वो बस वेरोनिका को शूट करने ही वाला था। तभी एलजे उसे पीछे से आकर धक्का मारता है, जिससे क्वीन उस सूखे कुएं में गिर गया। उधर जेल में माइकल और चार्ली की बातचीत होती है। तब डेविड उनके पास आकर माइकल से वर्कशॉप की टीम में शामिल होने की बात करता है। तब माइकल बताता है कि अभी वर्कशॉप में आईपी टीम पूरी तरह से पैक हो गई। ये बताकर माइकल डेविड को टीम में लेने से मना कर देता है। तब डेविड वहाँ से चला गया। आगे माइकल चार्ली को बताता है कि किसी ने उसके सामान से उसकी कीमती घड़ी चुरा ली। तब चार्ली बताता है कि वो एक पुलिस वाले को जानता है जो कैदियों के सामान से उनकी चीजें चुराता है। अगले सीन में हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जिसने माइकल की घड़ी चुराई थी। वो बेलिक के पास आकर बताता है कि माइकल ने बैंक में रॉबरी करने से ठीक एक दिन पहले मारी क्रूज से शादी की थी, जिससे बेलिक को माइकल पर शक होने लगा, क्योंकि शादी के अगले ही दिन कोई बैंक क्यों लूटेगा। अगले दिन माइकल जब अपने भाई लिंकन से बात कर रहा था, तब उसका ध्यान उसी पुलिस वाले पर गया जिसने उसकी घड़ी चुराई थी। इसीलिए माइकल रात होने पर डेविड के सेल में जाता है और उसे बताता है कि अगर उसने पुलिस वाले के हाथ से घड़ी चुरा ली, तब वो उसे अपनी वर्कशॉप की टीम में शामिल करने के बारे में सोचेगा। वही दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जो वार्डन के सामने बैठा था। तब वार्डन चार्ली को बताता है कि चार्ली की बेटी कैंसर की लास्ट स्टेज पर है और वो कभी भी मर सकती है, लेकिन वो मरने से पहले अपने पिता से आखिरी बार मिलना चाहती है। ये सुनते ही चार्ली को बहुत अफसोस हुआ, लेकिन तब भी वार्डन कहता है कि जेल की पॉलिसी के हिसाब से वो लोग चार्ली को बाहर नहीं जाने दे सकते जब तक कि उसकी बेटी मर नहीं जाती। मतलब चार्ली सिर्फ अपनी बेटी के मरने के बाद ही उसके फ्यूनरल में जा सकता है। तब हम डेविड को देखते हैं जिसकी हालत अचानक गंभीर हो गई थी, क्योंकि उसे मिर्गी का दौरा पड़ा था। इसीलिए पुलिस वाले उसे जल्दी से अस्पताल में शिफ्ट करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं डेविड बीमार होने का नाटक कर रहा था और मौका पाते ही उसने उस पुलिस वाले के हाथ से माइकल की घड़ी चुरा ली, क्योंकि उसी ऑफिसर ने डेविड को अस्पताल ले जाने में मदद की थी। आगे माइकल जब अपने सेल में था, तब वहाँ चार्ली उसकी घड़ी लेकर आया और उसे बताया कि वो भी उसके एस्केप प्लान का हिस्सा बनना चाहता है, क्योंकि उसे अपनी बेटी को आखिरी बार देखना था। दरअसल डेविड ने वो घड़ी चुराकर चार्ली को दी थी ताकि चार्ली वो घड़ी माइकल को दे दे। चार्ली माइकल को बताता है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं जो उसने चलते प्लेन में लूटे थे, लेकिन पिछले वीडियो में हमने देखा था कि चार्ली ने माइकल को बताया था कि उसके पास कोई पैसे नहीं है और उसने झूठ बोला था। इसीलिए अब माइकल को चार्ली पर यकीन नहीं होता और वो पैसे होने का सबूत मांगता है। तब चार्ली वहाँ से चला गया। चार्ली के वहां से जाने के बाद माइकल अपनी घड़ी और एक रेडियो की मदद से एक टेप रिकॉर्डर बनाता है, जिससे वो किसी की भी आवाज टाइम के साथ रिकॉर्ड करके सुन सकता है। इसके बाद माइकल उस रिकॉर्डर को अस्पताल के सामने वाले गार्डन में गाड़ देता है, क्योंकि उसने वहीं से भागने का प्लान बनाया था। वही दूसरी तरफ बेलिक अपनी छानबीन करते हुए एक डांस क्लब में पहुंच गया और वहाँ माइकल की वाइफ मारी क्रूज को पोल डांस करते देखकर बेलिक के होश उड़ गए। तब बेलिक अपना दिमाग चलाता है। वो मारी क्रूज से क्लब के ऐसे हिस्से में मिलता है जहाँ अंधेरा था, ताकि मारी क्रूज उसे पहचान न सके। कुछ देर बात करने के बाद बेलिक को पता चल गया कि मारी क्रूज दूसरे देश से आई है और यहाँ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके रह रही है। तब बेलिक उसे अपना चेहरा और पुलिस बैज दिखाकर धमकाने लगा कि अगर उसने सच्चाई नहीं बताई तो वो उसे अमेरिका से निकालकर वापस अपने देश भेज देगा। तब मारी क्रूज को ना चाहते हुए भी बताना पड़ा कि जब वो माइकल से मिलने जेल गई थी, तब उसने माइकल को एक क्रेडिट कार्ड दिया था। उधर चार्ली माइकल से मिलता है और उसे सबूत के तौर पर एक नोट दिखाता है। ये उन्हीं नोट में से एक था जो चार्ली ने 30 साल पहले लूटा था और उन नोट की सीरीज में से एक नोट उसने सबूत के तौर पर अपने पास रख लिया था। तब माइकल को यकीन हो गया कि चार्ली ही असली डीबी कूपर है जिसने चलते प्लेन में रॉबरी की थी और उसके पास सच में काफी सारे पैसे हैं। डीबी कूपर के बारे में आपने तो सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो यूट्यूब पर जाकर देखना। सच्ची लेकिन बहुत बढ़िया कहानी है। अब अगले दिन माइकल उसी गार्डन में जाता है जहाँ उसने वॉइस रिकॉर्डर छुपाया था। वो रिकॉर्डर को निकाल कर अपने पास रख ही रहा था। तभी वहाँ डॉक्टर सारा पहुँच गई, इसीलिए माइकल जल्दी से रिकॉर्डर को छुपा लेता है। तब सारा पूछती है कि माइकल ने उसे अपनी शादी के बारे में क्यों नहीं बताया, लेकिन माइकल सारा के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देता। तब सारा कहती है कि अब से वो दोनों बस डॉक्टर और पेशेंट से ज्यादा कुछ नहीं होंगे और अब वो उसकी कोई मदद नहीं करेगी। इतना बोलकर सारा वहाँ से चली गई। वही दूसरी तरफ हम क्वीन को देखते हैं जो अब भी उसी कुएं में फंसा हुआ था। क्वीन खुद को बचाने के लिए पॉल को कॉल करता है। तब पॉल और डेनी वहाँ पहुँच गए, लेकिन वो दोनों उसे बचाने की बजाय उस कुएं को ऊपर से ढक देते हैं और क्वीन को मरने के लिए उस कुएं में छोड़ देते हैं, क्योंकि पॉल क्वीन को पहली मुलाकात से ही पसंद नहीं करता। उधर माइकल अपने सेल में टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग सुनता है और सुक्रे को बताता है कि वहाँ से भागने के लिए उनके पास बस 18 मिनट होंगे। मतलब 18 मिनट के अंदर उन्हें अस्पताल से निकलना होगा, वरना वहाँ गार्ड आ जाएंगे। आगे माइकल बताता है कि वो लोग अपने प्लान को 4 दिन बाद अंजाम देंगे। मतलब वो लोग 4 दिन बाद भागने वाले हैं। अगले सीन में हम देखते हैं माइकल और उसकी टीम जब सेंट लुइस बिल्डिंग में
में काम कर रहे थे तब उन्हें खुदाई करते हुए टनल का एंड दिख गया, जिसके बाद माइकल अपने भाई लिंकन को बताता है कि उसकी कैलकुलेशन के हिसाब से उन्हें भागने के लिए बस 18 मिनट मिलेंगे, लेकिन उनकी टीम में भागने वाले कैदियों की गिनती ज्यादा है और वो लोग 18 मिनट में वहाँ से निकल नहीं पाएंगे, इसीलिए इतने कैदियों में से किसी एक को जेल में रुकना होगा। कहानी में आगे हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें माइकल एक कंपनी में इंटरव्यू देने जाता है। ये वही कंपनी थी जिसने जेल की मरम्मत का ठेका लिया था। इंटरव्यू देने के बाद माइकल को नौकरी मिल गई थी और उसे जेल के अंदर भेजा गया था। तब माइकल एक सीवर लाइन में जाने के बाद अपने सूट का एक बटन तोड़ता है और उस बटन को सेफ्टी टैंक में फेंक कर उसकी गहराई चेक करता है। तब उसे पता चला कि वो टैंक खाली है, इसीलिए माइकल उस टैंक में गया। टैंक में जाने के बाद माइकल एक प्लास्टिक बैग निकाल कर अपने सूट को उसमें डाल देता है और उसे एक रस्सी में बांध देता है। फिर वो उस प्लास्टिक बैग से टैंक का ड्रेनेज होल पैक कर देता है ताकि टैंक भरने पर पानी बाहर न निकल सके। अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम टी बैग को देखते हैं जो अपने भाई जिमी से फोन पर बात कर रहा था। वो जिमी को एस्केप प्लान के बारे में सब कुछ बता देता है। वही दूसरी तरफ माइकल अपने भाई लिंकन को बताता है कि वो वर्कशॉप के काम से एक दिन छुट्टी लेकर अपने सेल से बाहर निकलने वाला है ताकि सीवर टैंक के जरिए गार्ड के रूम तक पहुंच सके, और अगर एक बार वो गार्ड के रूम तक पहुंच गया तब वो वहाँ से कहीं भी जा सकता है। तब लिंकन कहता है कि उन्हें चार्ली को अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहिए था क्योंकि ज्यादा लोग होने की वजह से 18 मिनट में बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। तब माइकल बताता है कि उसने इसका भी प्लान बना लिया, लेकिन तभी हम सी नोट को देखते हैं। उसने दोनों भाइयों की बातें सुन ली थी, इसीलिए वो वर्किंग साइट पर जाकर सबको लिंकन और माइकल के बारे में बता देता है। तब जॉन कहता है कि उसे पता है उनकी टीम से किसका पत्ता कटने वाला है। दरअसल जॉन टी बैग की बात कर रहा था। तभी वह टी बैग आकर कहता है कि उसने अपने एस्केप प्लान के बारे में अपने भाई जिमी को बता दिया, और अगर जेल से बाहर निकलने के ठीक 5 मिनट पहले और बाहर निकलने के 20 मिनट बाद टी बैग जिमी को इन्फॉर्म नहीं करेगा तो जिमी फोन करके पुलिस को माइकल के एस्केप प्लान के बारे में सब कुछ बता देगा और उनका सारा प्लान फेल हो जाएगा। आगे हम माइकल को देखते हैं जो एक पानी के पाइप को देख रहा था क्योंकि उसे किसी तरह उस वॉल को घुमाना था जिससे उस टैंक में पानी भरना शुरू हो जाएगा। लेकिन तभी वहाँ डेविड आकर कहता है कि उसने माइकल की घड़ी चोरी करने का काम पूरा किया, जिसके बदले माइकल ने उसे वर्कशॉप की टीम में शामिल करने का प्रॉमिस किया था। तब माइकल ने उसे ये बोलकर मना कर दिया कि उसने इस बात का कोई प्रॉमिस नहीं किया था, बल्कि उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो इस बारे में सोचेगा। वही दूसरी तरफ एलजे और वेरोनिका निक को लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए, लेकिन निक हॉस्पिटल जाने से मना कर देता है क्योंकि उसे पता था कि हॉस्पिटल में जाने के बाद पॉल और डैनी को उनकी लोकेशन पता चल जाएगी। इसीलिए वो अपनी पीठ में लगी गोली वेरोनिका को अपने हाथ से निकालने कहता है। उधर जॉन अब्रूजी जब अपने सेल में था तब उसका एक आदमी एक चिट्ठी लाकर जॉन को देता है जिसमें टी बैग के भाई जिमी का एड्रेस था। अगले दिन जॉन लिंकन से मिलता है और उसे बताता है कि जेल के बाहर उसके आदमी जिमी को किडनैप कर लेंगे और उसे तब तक हॉस्टेज बनाकर रखा जाएगा जब तक वो जेल से बाहर निकलकर काफी दूर नहीं चले जाते, जिसके बाद जिमी को छोड़ दिया जाएगा और वो पुलिस को कुछ भी बता नहीं पाएगा। उधर वेरोनिका ने निक को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया था। तभी एलजे अपनी माँ की फ्यूनरल की खबर एक न्यूज में पढ़ता है और हॉस्पिटल से भाग जाता है। उधर डैनी भी सेमेट्री पहुंच गया था क्योंकि उसे पता था कि एलजे अपनी माँ के फ्यूनरल में जरूर आएगा। वहाँ पहुँचने के बाद डैनी पॉल को कॉल करके बताता है कि वो सेमेट्री पहुँच गया है, और उनकी बातों से हमें ये भी पता चला कि न्यूज़पेपर में फ्यूनरल का आर्टिकल भी पॉल ने ही दिया था ताकि वो लोग एलजे का पीछा करते हुए वेरोनिका और निक तक पहुँच सके। कुछ देर बाद एलजे फ्यूनरल में पहुँच गया। तब डैनी कॉल करके पॉल को एलजे के आने की खबर देता है, लेकिन अब डैनी में कुछ बदलाव आने लगे थे क्योंकि जब एलजे अपनी माँ के फ्यूनरल को देखकर रो रहा था तब उसे देखकर डैनी भी इमोशनल हो गया। उधर जॉन अब्रूजी का आदमी जेल में कॉल करके बताता है कि जब वो जिमी को किडनैप करने गया तब वो उत्पात मचाने लगा और एक हादसा हो गया जिसमें टी बैग का भाई जिमी और उसका बेटा मारे गए। ये खबर सुनते ही जॉन अब्रूजी टेंशन में आ गया। आगे रात होने पर माइकल अपने सेल से बाहर निकलता है और उसी टैंक के अंदर जाकर वहाँ लगा एक वॉल खोल दिया। दरअसल उसे चेक करना था कि ऊपर से पानी का वॉल घुमाने पर टैंक में पानी आएगा या नहीं। तभी टैंक के अंदर के पाइप में पानी की कुछ बूंदें आती है, मतलब उसे पता चल गया कि ऊपर का वॉल खोलने पर टैंक में पानी भरने लगेगा। वही दूसरी तरफ एलजे अपनी माँ के फ्यूनरल से वापस हॉस्पिटल पहुँच गया। वो वेरोनिका को रोते हुए बताता है कि उसने कोई गलती या गुनाह नहीं किया और उसे नहीं पता उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। तभी हम डैनी को देखते हैं जो एलजे का पीछा करते हुए हॉस्पिटल पहुँच गया था, लेकिन वो उनके सामने नहीं जाता और ना ही वो इस बारे में पॉल को बताता है। डैनी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अब वो इस नौकरी से तंग आ चुका है।